हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को बता दें कि जो नए लोग हमारे इस चैनल पे आए हैं कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 से के साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हों, वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायो से हो, उन सभी क्वेश्चनों को हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम हर एक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग पीछे की स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को लगा रहे हैं। और इसी क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने 12 सेट को लगा चुके हैं और ये हमारा क्या है, सेट 13 है और ये हमारा 13वां वीडियो है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल मतलब कि फ्यूचर स्टडी सेंटर के आप चैनल के अंदर जाइए और आप प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को पा सकते हैं। इसके अलावा आप यदि मैथ या इससे अन्य संबंधित किसी भी तरह के वीडियो को पढ़ना चाहते हैं बिहार डीएल से, तो आप हमारे फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस से क्लास परचेज कर सकते हैं। आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है जो है खदान जैसे गेहूं, मतलब कि जो खदान होता है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। मतलब कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार को जब हम सेवन करते हैं, खाते हैं, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, विटामिन व खनिज लवण प्राप्त होता है। तो जब भी हम गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार को खाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। आप किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ को खाते हो, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, उसके अलावा बात करें तो बहुत तरह के पाए जाते हैं, स्टार्च पाया जाता है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जितने भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक, वो फाइबर ही क्यों ना हो, वो फाइबर्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि जितने भी दलहनी आती होते हैं, सेब खाना चाहिए, उसमें क्या हो जाता है, फाइबर की मात्रा होता है, ये सब हमको मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। क्वेश्चन में क्या करा है कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो हमारे खदानी में खदानी जो अन्न होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब क्वेश्चन में पूछता है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने से हमको क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट के सेवन करते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। आप जानते होंगे कि इन आती का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज की फॉर्मूला है। और ग्लूकोज का निर्माण कब होता है, यदि हम किसी भी तरह के भोजन को खाते हैं तो क्या होता है, वो ग्लूकोज का रूप ले लेता है विलाय में। जब हम पूरा तरह से भोजन क्या होता है, पच जाता है, पचने के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में एक उंगली नुमा आकार का शेप होता है और इसमें क्या पाया जाता है, उसमें विलाई पाया जाता है। और विलाई क्या करता है, विलाई उस सारे एनर्जी को अवशोषित करके किसमें भेज देता है, सारे एनर्जी को अवशोषित करके वो ब्लड में मिला देता है। और उस ब्लड क्या करता है, वो ब्लड सेल में भेज देते हैं। तो ये बहुत हम अंदर चले गए, तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज को क्या करता है, वो तोड़ के ग्लूकोज तोड़ता है। और ग्लूकोज मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसमें ये मिलेगा। इसके अलावा प्रोटीन हमारे हड्डी के लिए भी मजबूत है। और उसके बाद मिनरल्स जितने भी तरह के हैं, फाइबर्स, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको किससे मिलता है, वो हमको खाद्यान्य फलों से मिलता है। आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का दूसरा प्रश्न है। और उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध का पीएच मूल्य क्या होता है। मतलब जो दूध होता है उसका पीएच मूल्य क्या होता है, 3.8 होता है, 6.6 होता है, या 2.6 होता है, या 3.6 होता है। मतलब कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा दूध का पीएच मान होता है। तो हम बात करें कि पीएच मान होता है क्या। यदि आप एसिड, बेस और साल्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस है, उसको हम किससे मेजर करते थे, उसके पीएच वैल्यू से। यदि उसका पीएच वैल्यू ज्यादा आता था, मतलब कि पीएच वैल्यू को कितना, पीएच वैल्यू यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो क्या होगा, 7 से अधिक होता था तो वो बेस होता था, मतलब कि क्षार होता था। और यदि वो 7 से कम है, वो 7 से कम है तो क्या होगा, यदि वो 7 से कम है तो एसिड होगा, मतलब कि अम्ल होगा। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है। और पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा एक और नाम दिया जाता है, इसको बताया जाता है, मतलब कि ये बताता है कि उसका पोटेंशियल कितना है। तो
जैसे बात करते हैं कि जो HCl होता है वो HCl का जो pH मान होता है वो 1 होता है। इसके अलावा अलग अलग चीज का अलग अलग मान होता है। तो यहाँ पे क्या बोला दूध का pH मान, तो यहाँ पे देखिए 3.8, 6.6, 2.6 और 3.6, मतलब कि सबका वैल्यू किससे है, सबका वैल्यू 7 से कम है। मतलब कि दूध क्या होता है, इस ऑप्शन के अनुसार दूध एसिड होता है, मतलब कि दूध क्या होता है, अम्लीय होता है। अब बात करें कि दूध का पीएच मूल्य, तो दूध का पीएच मूल्य 6.6 होता है। हम यदि दूध का पीएच मान माने, मतलब कि यदि आप दूध में पीएच वैल्यू यदि किसी भी तरह के लिटमस पेपर या किसी भी तरह से इसी को आंकते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6.6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट का क्वेश्चन जो आज का तीसरा प्रश्न है, उस प्रश्न में पूछ रहा है कि तत्व जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तत्व का नाम जानते होंगे, सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा संबंध बनाता है, मतलब कि जब भी आप मैग्नीशियम को सल्फर के, मतलब कि ये हो गया मैग्नीशियम और इसको हम किससे अभिक्रिया करवाएं, सल्फर से अभिक्रिया करवाएं, तो इससे क्या अथी बनेगा, मैग्नीशियम को जो सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, सहसंयोजिक आयनिक बंध एवं सहसंयोजिक बंध दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में कोई एटम या कोई परमाणु या कोई तत्व, इसको क्या बोलेंगे, तत्व, कोई तत्व दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को दान करके वो अपने क्या करता है, वो अपने अष्टक को कंप्लीट करता है, वो अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट करता है और वो क्या करता है, खुद को संतुलित कर लेता है। जिस तरह से जो अंतिम होते हैं, क्या उसको जो अंतिम कक्षा में होते हैं ना, उस तरह से ये क्या कर लेता है, खुद को संतुलित, मतलब सभी तत्व क्या चाहते हैं, सभी तत्व चाहते हैं कि हम खुद को संतुलित कर ले, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके या अपने इलेक्ट्रॉन को किसी से लेके या किसी से संबंध बना के। तो आयनिक बंध में क्या होता है, आयनिक बंध में ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करके क्या करते हैं, वो अपने आप को संतुलित करते हैं। और ये जो बात करें सहसंयोजिक बंध, तो सहसंयोजिक बंध में क्या होता है, सहसंयोजिक बंध में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करते हैं। जैसे O2 में आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन में क्या होता है, एक बॉन्ड ये इसको दे देता है और दूसरा बॉन्ड इसको दे देता है। सेम इसी तरह से या तो वो दान कर दे या आपने कर देते। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम Mg, इसमें किसके, इसके पावर पर कितना है, इसके पास 2 चार्ज है और इसको कितना 2 चार्ज की जरूरत है। मतलब ये करेगा, क्या करेगा, मैग्नीशियम अपना 2 चार्ज एक्स्ट्रा दे देगा। इसका बात करें तो इसका अर्थी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 10 और 2 12, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। वही बात करें कि सल्फर का कितना होता है, 2 8 10 और 6 16, मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके अपने अष्टक कंप्लीट कर लेगा, मतलब कि 2 8 कर लेगा और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका अंतिम कक्षा भी क्या होगा, इसका अंतिम भी कक्षा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, MgS, मतलब कि मैग्नीशियम सल्फर के साथ अपना आयन देकर क्या बनाएगा, वो आयनिक बंध बनवाएगा। उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घर का रोशनदार छत के काफी निकट दिया जाता है। मतलब कि घर में जो घर होता है उसका रोशनदार, मतलब कि वो बाहर से जो प्रकाश आता है, एक ऐसा होल जैसा कि घर हो गया, मानिए कि ये एक तरह का घर हो गया और इसमें क्या होता है, एक तरह का रोशनदार छोड़ दिया जाता है ना, वो क्यों छोड़ा जाता है, यही बोल रहा है कि घर में जो रोशनदार होता है काफी निकट दिया जाता है। उसको जो काफी निकट देने का मुख्य कारण क्या है, घर को कचरा को बाहर फेंकना, मतलब कि घर के जो कचरा है उसको बाहर फेंकने के लिए उसको बनाया जाता है, बात करने के लिए, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदार से बाहर निकलती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घर का जो रोशनदार होता है, घर में क्या होता है, उसमें की मात्रा बढ़ जाता है, वो खाना पकाने से हो या किसी भी तरह के धुआं से हो या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे शरीर से निकलने वाले जितने भी तरह के वेव है, वो उसी के कारण से क्या हो, घर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो क्योंकि गर्म हवा को ऊपर उठकर क्या होता है, गर्म हवा क्या होता है, यदि आप मानिए कि आप देखे होंगे कि गर्म हवा क्या होता है, गर्म कोई भी हवा जब गर्म हो जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और जब उसका आयतन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। और जो ठंडा हवा होता है, गर्म हवा की तुलना में उसका आयतन ज्यादा होता है तो नीचे आता है और गर्म हवा ऊपर जाता है। तो गर्म हवा क्या होगा, यदि ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ऊपर रोशनदार छत के माध्यम से क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो उसको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि गर्म हवा घर से क्या हो, रोशनदार से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन हमारा आज की 5वां क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि विहेक्टर का साम्राज्य है प्लांटी और एनिमेलिया, मुनेरा और प्रोटिस्टा, फंगी या इनमें से सभी। ये क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड हो चुका है और इस बार ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया और ये क्वेश्चन के पूछने का तरीका हर बार अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पूछ रहा है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो विहेक्टर का साम्राज्य है
वो किस पर है? प्लांटी में है, एनिमिलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा या फंगी। हम लोग जानते हैं कि जो वेहेक्टर साहब थे वो 1976 में क्या किए थे, वो जितने भी आती है उसको बांट दिए थे। कितने समय बांटे थे? 5 भागों में बांटे थे। कौन कौन था? प्लांट मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था और प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसको फंगी भी बोलते हैं, प्लांटी और एनिमिलिया 5 भागों में बांटे थे। और किस किस चीज के आधार पे बांटे थे? तो उसके कोशिका के आधार पे, उसके कोशिका के संगठन पे, वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, या उसका पोषण करने का तरीका, उसका जनन करने का तरीका, उसके रहने के तरीका, इस सभी के आधार पर, इस 5 तरीके के आधार पर वो क्या कहते वो बांटे थे। और किस किस में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे थे झिल्ली से संबंधित नलिका, पुटिका और कुंडी की एक जटिल प्रणाली है। मतलब कि झिल्ली से बंधी नलिका, मतलब वो क्या हो? झिल्ली से बंधी हो, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली क्या है? मुक्त राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो झिल्ली से संबंधित नलिका हो, मतलब जो झिल्ली है उसे संबंधित नलिका है। और पुटिका और कुंडी, मतलब पुटिका और कुंडी से क्या होता है? बना होता है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बेसिकली इसका काम है कि प्रोटीन और वसा को अंदर रखना और एक जगह से दूसरे को संतुलित करना। इसके अलावा ये जो बना होता है ये सिर्फ झिल्ली से बना होता है, इसका निर्माण क्या होता है? झिल्ली से होता है। इसके अलावा बहुत तरह के हमारे कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? ये हमारे सेल के अंदर होता है। और ये भी किस तरह के सेल? यूकैरियोटिक सेल। मतलब जो यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं? हम पहले भी इस बात को समझा चुके हैं। यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं? हम इससे पहले भी समझा चुके हैं यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। कैरी हम लोग यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं? यूकैरियोटिक ऐसे जीव को बोलते हैं, वैसे सेल को बोलते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। मतलब कि उसके अंदर जितने भी जरूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा, राइबोसोम या जितने भी तरह के पाए जाते हैं वो हमारे सेल में मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। वही बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है। यहाँ पे बोला कि झिल्ली से संबंधित नलिकाओं, पुटिका और कुंडों की एक जटिल क्या होती है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यूकैरियोटिक है। मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसी में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, उसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है, न्यूयॉर्क में है, ओनेवा में है, या इनमें से कहीं नहीं है। मतलब कि जो क्या कर रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है, इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वो कहाँ है? तो वो है नोरेबा में। मतलब नोरेबिया या कन्या कहा जाता है, वहीं पे है। और इसको कब निर्माण किया गया था? तो इसको 1972 में बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो पर्यावरण के सुरक्षा, पर्यावरण कार्यक्रम के लिए बनाया गया था। और वही बात करें कि 1973 मतलब कि इसके एक साल बाद 5 जून 1973 से क्या किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस, मतलब कि जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है उसको घोषित कर दिया गया। जिस कारण से 5 जून को क्या किया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस में हमारे आसपास के जितने भी पर्यावरण होता है उसको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। और क्या कहा जाता है कि नए नए पौधे लगाए, हमारे जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को सुरक्षित रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन तो आई थिंक 5 से 6 बार रिपीटेड हो चुका है। तो फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? मतलब कि इस निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एथिलीन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है या जिबरेलिन है? इसमें से कौन सा फल पकाने के उत्तरदायी है? तो वो है एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। एक तरह के प्राकृतिक हार्मोन है जो सिर्फ पादप शरीर में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य सिर्फ फलों को पकाना है। फल के पकाने के अलावा ये किसी भी तरह के काम फल का पकाना, मतलब जो प्राकृतिक रूप से फल पकाता है वो कौन बना कहता है? वो एथिलीन पकाता है। और इसका प्राकृतिक
उसका फॉर्मूला ये है। और इसके बाद बात करें कि जो कृत्रिम तरीका से पकाया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड, जिसको सरकार क्या किया है, सरकार इसको बंद कर दिया है। कैल्शियम कार्बाइड से फल को पकाने के लिए सरकार कर दिया है, बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, मतलब जो जीन होता है उसकी वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है। एलील कहा जाता है, सहलग्र जीन कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, या समरूप गुणसूत्र बोला जाता है। निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है। तो जो जीन के वैकल्पिक रूप है उसको एलील बोला जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है, जीन हमारे कोशिका के अंदर जो हमारा एक वंश से दूसरे अंदर वंश में ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और वही पूछ रहा कि उसका वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है, वैकल्पिक रूपों को एलील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल, मतलब कि कोई भ्रमणशील वस्तु है उसका चाल कितना है 0.06 मीटर प्रति सेकेंड, और यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो क्वेश्चन में देखिए तो ये क्या करा है, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 18/5 से क्या करते हैं, 18/5 से इंटू कर देते हैं। यदि आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, और यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से डिवाइड देंगे। और वही बात करें कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना है, तो 18/5 से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा है, मीटर प्रति सेकंड में हमको भेजना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 या 15, और यदि हम पॉइंट दे तो 5 या 15 3 बचेगा, और 5 3.6, और 6 6 36 के 6 हाथ में 3, और 3 3 6 6 36 18 90 21, और यहाँ पे 0.213 मतलब कि 0.216। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यदि आप चेंज करते हैं कि हाँ ये 18/5 या 5/18 कहां से आया, तो आप क्या कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और सेकंड में कितना होता है 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 5 दूना 10, 2 और ये हो जाएगा 18। तो क्या गया 5/18 हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और वही बात करें कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 3600 बता 1000 से जब इंटू करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5, और ये कितना हो जाएगा 18, मतलब कि 18/5 जो ये फॉर्मूला आया। तो हम आपको ये भी बता दें कि हाँ ये फॉर्मूला कहां से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक, मतलब कि जो पृथ्वी का तल है उससे h ऊंचाई मतलब h ऊंचाई तक उठाई गई कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब कि कोई वस्तु है जिसका उसको क्या किया जा रहा है, मतलब कोई वस्तु उसको क्या किया जा रहा है, तल से उठाया जा रहा है। मतलब ये मानिए कि एक वस्तु है और इसको हम क्या किए, इस वस्तु को हम तल से उठा के लेके चले गए। हम क्या किए, इस वस्तु को क्या किए, तल से उठा के लेके चले गए। एच कितना, ये इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई कितना है, इस ऊंचाई एच है, और इसको क्या किया उठाई गई। और इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान क्या है, एम है। तो इसकी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये द्रव्यमान एम है, और ये नीचे क्या लगा रहा होगा, नीचे जी लगा रहा होगा। ये वस्तु जब जमीन पे था, जब वस्तु जमीन पे था तो इसका मास कितना था, एम था, और ये नीचे क्या लगा रहा था, नीचे ये ग्रेविटी खींच रहा था, ग्रेविटी के कारण नीचे था तो एम जी, और ये क्या किया गया ऊपर उठाया गया तो एम जी एच। तो बात करें कि ये पृथ्वी के तल से एच उठाई गई, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उस 12 में पूछ रहा है कि उत्प्लवन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो उत्प्लवन बल होता है, उत्प्लवन बल कहाँ लगता है, जल में उत्प्लवन बल लगता है। मतलब कि उत्प्लवन बल के कारण ही कोई भी वस्तु द्रव में मतलब कि पानी में नहीं डूबता है। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि उत्प्लवन बल जो होता है उस उत्प्लवन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तनाव
खिंचाव, प्रणोद बल या दबाव बल, निम्नलिखित में से किसको हम उत्प्लवन बल के बारे में हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कल के स्लाइड मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 12 में भी कुछ इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था और इसी को क्या किया गया, इस क्वेश्चन को रूपांतरित करके क्वेश्चन बदल दिया। उत्प्लवन बल क्या लगता है, जल में लगता है और ये क्या करता है, कोई भी वस्तु को ऊपर करता है। और हम कल बात किए थे कि जो प्रणोद बल होता है जिसको परपेंडिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रणोद बल को परपेंडिकुलर फोर्स भी लगाते हैं। और ये भी क्या करता है, कोई भी वस्तु को ऊपर ले जाने में मदद करता है। तो उत्प्लवन बल के डैश के रूप में भी जाना जाता है प्रणोद बल। और उत्प्लवन बल क्या करता है, कोई भी बल को ऊपर, कोई भी चीज को जल से ऊपर उठाने का होता है। खिंचाव तो होगा नहीं, और दबाव, ये दबाव कहां देगा, दबाव तो ऊपर जाने के लिए कर रहा है, तो तनाव प्रेशर भी नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज क्या उपयोग करते हैं। मतलब कि डॉल्फिन, चमगादड़ और जो पोर्पोइज होते हैं वो किस चीज का उपयोग करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज उपयोग करते हैं। तो हम लोग बात किए थे सोनार का। सोनार एक तरह की युक्ति है जो हम बहुत बार सोनार का बात कर चुके हैं और हम इस वीडियो में भी यही बात करते हैं कि सोनार क्या करता है। सोनार जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके क्या करता था, मतलब कि समुद्र की गहराई या किसी भी तरह के वस्तु को खोजने का काम करता था। सेम चमगादड़ करता है, या डॉल्फिन या पोर्पोइज। चमगादड़ भी नहीं देखता, डॉल्फिन भी देखता नहीं देखता, ये क्या करता है, जब आप देखेंगे कि कहीं घर में या किसी रूम में चमगादड़ चला जाता है तो आवाज करता है, और वो एक तरह के अल्ट्रासाउंड रेज होते, अल्ट्रासाउंड होता है। और इसकी जो बात करें कि उसकी आवाज कितनी होती है, तो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा। और हम लोग 20 किलो हर्ट्ज मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हम लोग सुन नहीं पाते हैं, मतलब कि वो इतना ज्यादा निकालता है। तो उसको निकालने से क्या होता है, जब वो साउंड निकलता है तो वो दीवार से टकराता है, और दीवार से टकराने के बाद क्या होता है, रिटर्न आता है, और वो इससे पता कर लेता है कि हाँ हमको कैसे निकलना। तो ये बात हो गया चमगादड़ के। सेम हो गया डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए यही करता है, वो अल्ट्रासाउंड जो रे होता है, अल्ट्रासाउंड वेव होता है, अल्ट्रासाउंड वेव निकालता है। और अल्ट्रासाउंड वेव निकलने से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव निकलने से वो शिकार को जान जाता है कि हाँ कौन सा शिकार कहाँ है। तो कौन सा प्रोपाइज क्या उपयोग करते हैं, और सेम प्रोपाइज भी यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। यदि आप लोग ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार एक ही क्वेश्चन जो हम पहले वाले सेट में लगाए हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। यदि आप इसी तरह से, आप यदि पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, आपको वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि आप हमारे वीडियो को आगे देखते हैं तो आगे वाले वीडियो में भी क्या होगा, क्वेश्चन रिपीटेड होगा। तो आप हर एक वीडियो को देखते चले और क्वेश्चन को खुद से स्टॉप करके लगाने की कोशिश करें। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई, अतिचारण, वनोन्मूलन या गहन खेती। तो अतिचारण क्या होता है, बात करते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ है कि जो मिट्टी का परत होता है वो खबर जा रहा है, या बात करें कि उसकी जो एसिड की मात्रा है अधिक हो जा रही है, और उसका उर्वरता, जो बात करें कि उपज देने वाली जो उर्वरता होती है वो खत्म होती जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, जो हम इसे पहले बार भी बताए और हम फिर बताना चाहते हैं कि अधिक सिंचाई के कारण किस तरह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जब आप अधिक सिंचाई करिएगा, जब जल को अधिक दीजिएगा तो क्या होगा, वो जल जमा हो जाएगा। जल जमा के कारण क्या होता है, मिट्टी का उर्वरता खत्म हो जाता है। या आप अधिक सिंचाई करते तो जो मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है जिसमें क्या हो जाता है, उर्वरता की मात्रा होती है, उर्वरता की मात्रा वो खत्म हो जाती है। और उर्वरता की मात्रा के खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, वो खेती में उपज नहीं होता है। इसके बाद बात करें कि या तो आप अधिक कर रहे हैं तो उसमें एसिडिक या बेसिक मात्रा बढ़ सकती है, मतलब कि वो जमीन अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है। इससे क्या होगा, हमारा भूमि निम्नीकरण होते जा रहा है। बात करें अतिचरण का अर्थ क्या होता है। अतिचरण मतलब कि आप खेत में अधिक चीज, खेत में जो घास होता है उस घास को चराने के लिए, किसी भी तरह के उपज को चराने के लिए आप गाय भैंस या किसी भी तरह के पशु को लेके जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे मिट्टी का भूमिकरण होता है। मतलब कि जब उससे क्या होता है, मिट्टी उखड़ जाता है और मिट्टी का
निम्नीकरण होता है। इसके अलावा बात करें गहन खेती, लंबे खेती को गहन खेती बोलते हैं, और वनोन्मूलन मतलब कि पेड़ को काटने को क्या बोलते हैं, वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोयला से जलने वाली बिजली संयंत्र में किसका उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि जो कोयला से बिजली का निर्माण होता है उसमें क्या करा कि कोयला से बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन मतलब कि किसका उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर स्थापित किया जाता है। मतलब किस चीज को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर। ये एक तरह के क्या है, यह एक तरह का यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि कौन सा यंत्र जिसका स्थापित किया जाता है, SO2, NO2, SPM या CO, इसमें से कौन सा जो कोयला के चलने वाले बिजली संयंत्र में काम आता है। तो हम बात करें वो है SPM क्या करता है, SPM जो हमारे वायु में कोयला जब जलता है तो उससे क्या होता है, ऐश निकलता है, और उस धुएं में जितने भी तरह के सल्फर या जितने भी तरह के धुआं होते हैं जो हानिकारक है, या बिजली जब बनाया जाता है तो उस भट्टी से बहुत तरह के अलग अलग तरह के गैस और अलग अलग तरह के धुएं निकलते हैं, जिसको नियंत्रित करने के लिए सरकार बहुत तरह की स्कीम भी चलाई है कि हाँ ऊपर जो भट्टी का ऊपर होता है उसके ऊपर जाल लगा दिया जाए, जिससे जितने भी तरह के ऐश निकल रहे हैं उससे टकरा कर नीचे चला जाए, और उसको क्या किया जाता है, सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है, या किसी अलग अलग तरह के अलग अलग वस्तु को बनाने के लिए उस ऐश का उपयोग किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, SPM का उपयोग किया जाता है। SPM क्या करता है, वायु मतलब जो कोयला से जलने वाली जो बिजली होती है, मतलब कि कोयला को जब जलाया जाता है और उससे जितने भी तरह के हानिकारक गैस निकलते हैं उसको पता लगाने का कार्य कौन करता है, SPM करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। मतलब जो मानस अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में या असम में। तो मानस अभयारण्य क्या होता है, मानस अभयारण्य में एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र मतलब कि इसमें एक विशिष्ट जीव और पेड़ पौधों को रखा जाता है। आप उसमें ना ही शिकार कर सकते हैं, ना ही वहां के पेड़ पौधों को काट सकते हैं। और ये ज्यादातर आप लोग क्या कहते हैं, चिड़ियाघर में देखते होंगे, या बहुत तरह के उद्यान चलाए जाते हैं, सरकारी उद्यान। उसमें क्या किया जाता है, उसमें आप टूरिज्म के रूप में घूम सकते हैं एक वाहन के अंदर में। और वहां पे चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर में बेसिकली में वहां पे जानवर पिंजरा के अंदर और मनुष्य बाहर घूमता है, लेकिन जो उद्यान होता है, जितने भी तरह के उद्यान चला गए हैं, उस उद्यान में जो मनुष्य होता है वो गाड़ी के अंदर होता है और जानवर खुला रहता है। आप जंगल में सैर करते हैं तो आप उस जंगल में सैर कर सकते हैं, लेकिन वहां के जितने भी जीव हैं या वहां के जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही बोल रहा है कि मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो असम में है। इसके अलावा बात करें तो वो गुजरात में भी अभयारण्य ये चलाया गया है। इसके अलावा बिहार, पंजाब, हर राज्य में अलग अलग तरह के अभयारण्य चलाया गया। जैसे कि आप सुने होंगे कि पटना में भी है अभयारण्य, जिसे चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का प्रदूषण का कारण बनता है, बायोमास, सौर ऊर्जा, कोयला या हवा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अति का कारण बनता है, तो पर्यावरण प्रदूषण में बायोमास भी है, लेकिन मुख्य रूप से कोयला। मतलब कोयला क्या करता है, कोयला पर्यावरण को अधिक ऊर्जा प्रदूषित करता है। उसे अलग अलग तरह के विषैले आते निकलते, वो सल्फर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या करता है, हमारे वायुमंडल में जाके जो हमारा ओजोन परत है उस ओजोन परत को भी छेद करता है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में किसका हाथ है, तो ये सब कोयले का है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। मतलब कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं करता, चालक का प्रतिरोध नहीं करता है किस पे, चालक की लंबाई पे। तो चालक की लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है, मतलब कि जितना लंबा तार होगा उसमें उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, इस पे भी निर्भर करता है। मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल होता है, यदि जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा। चालक के तापमान पर, तो चालक के जो तापमान होता है उस पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, तो चालक में जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मतलब कि जितना अधिक मात्रा में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेगा उतना ज्यादा क्या होता है उसमें प्रतिरोध होगा। मतलब कि चालक के तापमान पे क्या होता है, चालक के तापमान पर वो अति डिपेंड नहीं करता है। क्या पूछा, चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब कि चालक में कितना मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बिजली घनत्व विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। मतलब कि जो बिजली की घनत्व होती है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इसमें से कोई नहीं। तो बिजली घनत्व है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। मतलब कि आप जो बिजली की घनत्व होती है जब उससे क्या करेंगे, उससे जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो वो क्या करता है, उसमें एक तरह का हथौड़ा होता है और आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद वो हथौड़ा वो जाके एक धातु पे लगता है और वो आवाज करता है और वो फिर आगे बढ़ता है तो उसका क्या होता है, उसका स्विच से कंडक्शन टूट जाता है और वो नहीं आवाज करता है और वो फिर स्प्रिंग के माध्यम से वो पीछे आता है और फिर वो उसमें विद्युत प्रवाहित होता है और वो फिर आवाज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आज का लास्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वो कौन सा रंग है, लाल, पीला, बैंगनी और नीला। तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग जब आप किसी स्पेक्ट्रम से श्वेत प्रकाश को प्रवाहित करते हैं तो उससे 7 रंग का एक स्पेक्ट्रम बनता है, एक पट्टी बनता है और उसमें सबसे ज्यादा विचलित बैंगनी होता है और सबसे कम विचलित कौन सा होता है, लाल होता है। सो आज के लिए इतना ही। आज हम क्या किए, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लगा जो सेट 13 से संबंधित था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ उपलब्ध आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।